कच्चे लिंटर, बांस और बल्लियों का बिल्डिंग बनाते समय तो बहुत बड़ा काम होता है, लेकिन एक बार मकान या इमारत बन जाए तो इनका फिर कोई उपयोग नहीं रहता। आपको इन्हें तोड़ना, हटाना, गिराना पड़ता है। ठीक ऐसे ही अमेरिका में पार्टियों, डेलीगेट्स, इलेक्टोरल्स और इलेक्टोरल कॉलेज का बड़ा योगदान रहता है, लेकिन एक बार प्रेसिडेंट चुन लिया तो फिर इनका महत्व नहीं रहता, कम से कम अगले चुनाव तक तो नहीं। जबकि भारत में प्रधानमंत्री की चुनावी प्रक्रिया की तुलना किसी इमारत के पिलर्स से की जा सकती है। जैसे पिलर्स के बिना इमारत का कोई अस्तित्व नहीं, ठीक वैसे ही भारत में प्रधानमंत्री चुने जाने के दौरान पार्टियों, लोकसभा सदस्यों के अस्तित्व पर ही प्रधानमंत्री का होना न होना निर्भर है। इसी अंतर के चलते दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने की प्रक्रियाओं के बीच समानता ढूंढना असंभव है। वो भी तब जबकि दोनों ही देशों में क्रमशः प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इनडायरेक्ट वोटिंग के माध्यम से चुने जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप की खास सीरीज पोटस यानी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। पिछले एपिसोड में हमने आपको अमेरिका की दो बड़ी पार्टियों डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के बारे में बताया था। इसे आप ऊपर लेफ्ट में क्लिक करके देख सकते हैं। आगे के दो एपिसोड्स में हम अमेरिकी प्रेसिडेंट चुनने की पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में आपको समझाएंगे। तो कैसे चुने जाते हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट? जिस तरह भारत में प्रधानमंत्री चुनने के लिए बहुत से स्टेप्स हैं, ठीक उसी तरह अमेरिका को भी प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति चुनने के लिए बहुत सारे पड़ावों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। स्टेप 1 प्राइमरीज, स्टेप 2 नेशनल कन्वेंशन, स्टेप 3.1 जनरल इलेक्शन और 3.2 इलेक्टोरल कॉलेज, स्टेप 4 इनॉग्रेशन सेरेमनी। तो पहला स्टेप ठहरा प्राइमरीज। देखिए, अमेरिका में पिछले 150 से ज्यादा सालों से किसी भी तीसरी पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं बना है। इसी के चलते जाहिर है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी से प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ने की चाहत रखने वाले बहुत से लोग सामने आते हैं। चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से बहुत पहले से ही पूरे देश में घूम घूम कर अपने पक्ष में हवा बनाने लगते हैं। लेकिन चूंकि प्रेसिडेंट की रेस के लिए दोनों पार्टी से सिर्फ एक ही उम्मीदवार खड़ा हो सकता है, इसलिए दोनों पार्टियों को बाकी संभावित कैंडिडेट्स को बाहर करना होता है, यानी एलिमिनेट। पार्टी के भीतर एलिमिनेशन की यही प्रक्रिया प्राइमरीज कहलाती है। प्राइमरीज इसलिए क्योंकि ये प्रेसिडेंट इलेक्शन से जुड़ी सबसे पहली प्रक्रिया है। विस्तारित नाम इसका क्या है? प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन प्रोसेस। भारत में प्राइमरीज जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। यहां तो पार्टियां खुद ही पार्टी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय कर देती हैं। कई बार तो बिना प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा किए ही वो चुनाव में उतर जाती हैं। अमेरिकी इलेक्शन में प्राइमरीज शब्द 2 बार सुनने में आता है। दोनों के बीच क्या अंतर है? देखिए, एक प्राइमरीज के बारे में तो हमने आपको अभी बता दिया, पार्टी का प्रेसिडेंट कैंडिडेट चुनने की प्रक्रिया। अब ये प्राइमरीज राज्य की सरकारें कराएंगी तो वो तरीका प्राइमरीज ही कहलाएगा। लेकिन अगर पार्टियां ये प्राइमरीज अपने खर्चे से करवाएंगी तो वो तरीका कॉकसेस कहलाएगा। यानी प्राइमरीज प्रक्रिया 2 तरह से हो सकती है, एक है प्राइमरीज और दूसरा कॉकसेस। तो चलिए अब फटाफट प्राइमरीज के इन दोनों तरीकों के बीच अंतर समझ लें। प्राइमरीज वाला तरीका आसान है, चूंकि ये राज्य की सरकारें करवाती हैं, इसलिए तरीका भी वही पुराना और प्रेसिडेंट इलेक्शन में इस्तेमाल होने वाला है। बिल्कुल भारत के आम चुनावों की तरह लोग जाते हैं, अपने पसंद के कैंडिडेट को वोट दे आते हैं, वोटिंग मशीन या बैलेट पेपर से। अच्छा, एक और बात, चूंकि अमेरिका में स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि कौन कौन प्राइमरीज में वोट कर सकता है, इसलिए इस आधार पर कई तरह की प्राइमरीज अस्तित्व में है। मेन है 2 तरह की। एक ओपन प्राइमरीज, ये उन राज्यों की प्राइमरीज होती हैं जहां हर व्यक्ति के पास प्राइमरीज में वोटिंग करने का अधिकार होता है। हर व्यक्ति मतलब जिस किसी के पास भी प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोटिंग करने का अधिकार हो। दूसरा होता है क्लोज्ड प्राइमरीज। उन राज्यों की प्राइमरीज क्लोज्ड प्राइमरीज कहलाती हैं जहां केवल वो सदस्य वोट कर सकते हैं जिन्होंने पार्टी के साथ रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ हो। मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी के रजिस्टर्ड वोटर्स ही डेमोक्रेटिक पार्टी की क्लोज्ड प्राइमरीज में वोटिंग कर सकते हैं। दूसरी ओर कॉकसेस में किसी एक क्षेत्र के वोटर्स एक जगह जमा होते हैं ग्रुप्स में। एक ग्रुप में एक कैंडिडेट के समर्थक, तो दूसरे ग्रुप में दूसरे के, तीसरे ग्रुप में तीसरे के। फिर अलग अलग उम्मीदवारों के सपोर्टर इन वोटर्स को कन्विंस करते हैं कि क्यों उनका उम्मीदवार सबसे बेहतर है। वोटर ये सब सुनता है, इसके बाद चाहे तो पाला बदल सकता है। फिर लास्ट में होती है काउंटिंग। इसमें देखा जाता है कि किस कैंडिडेट के ग्रुप में कितने लोग हैं।
कॉकसेस में प्राइमरी की तरह बैलेट पेपर या वोटिंग मशीन नहीं होती, सब कुछ ओपन में होता है। जब हम कहते हैं कि प्राइमरीज 2 तरीके से करवाई जाती हैं, तो इससे हमारा क्या मतलब है? यूएस के 50 राज्यों में कहीं पार्टीज प्राइमरीज करवाती हैं, कहीं कॉकसेस। ये भी हो सकता है कि किसी एक राज्य में रिपब्लिकन प्राइमरी करवाए और डेमोक्रेटिक कॉकसेस, या वाइस वर्सा। साथ ही ये प्रक्रियाएं देश और काल के हिसाब से बदलती रहती हैं। मतलब हो सकता है कहीं पहले कॉकसेस होता रहा हो, अब वहां प्राइमरी होता है, या इसका उल्टा। अब ज्यादा से ज्यादा राज्यों में पार्टियां प्राइमरी का रुख कर रही हैं, ऑफ कोर्स पैसा बचाने के लिए। अब आते हैं डेलीगेट्स पर। ये कौन होते हैं, कहां से आते हैं? देखिए, प्राइमरी इलेक्शंस इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। मतलब इनमें सीधे सीधे प्रेसिडेंट कैंडिडेट नहीं चुने जाते हैं डेलीगेट्स। फिर ये डेलीगेट्स एक जगह इकट्ठा होते हैं और प्रेसिडेंट को चुनते हैं। जिस जगह ये डेलीगेट्स इकट्ठा होते हैं उसे कहा जाता है नेशनल कन्वेंशन। ये नेशनल कन्वेंशन प्राइमरीज का लास्ट स्टेप है, इसलिए इसकी बात लास्ट में। अभी डेलीगेट्स पर फोकस करते हैं। तो हमने शुरू में आपको बताया था कि अमेरिकी चुनावी प्रक्रिया के ज्यादातर घटक कच्चे लिंटर के समान हैं। उन्हीं घटकों में से एक है डेलीगेट्स। इनका प्राइमरीज प्रक्रिया के दौरान तो बहुत महत्व होता है, लेकिन उसके बाद ये एक तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं। अब ये डेलीगेट्स भी 2 तरह के होते हैं। कौन से 2 तरह के? पहले होते हैं प्लेज डेलीगेट्स। लॉजिकल है कि जब किसी भी राज्य में प्राइमरीज होगी तो हर कैंडिडेट को कुछ वोट मिलेंगे, तो जिसे जितने वोट मिलेंगे उसी अनुपात में उस राज्य के प्लेज डेलीगेट्स मिल जाएंगे। प्राइमरीज प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए पार्टी के ही कुछ सदस्यों को प्लेज डेलीगेट्स बना दिया जाता है। इन्हें प्लेज डेलीगेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वादा करते हैं कि हम आपके चुने हुए कैंडिडेट को ही वोट देंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी के देश भर में करीब 4000 और रिपब्लिकन के 2500 के करीब प्लेज डेलीगेट्स हैं। इस संख्या में हर राज्य का कुछ हिस्सा होता है जो कई कारकों पर निर्भर है, जैसे उस राज्य की जनसंख्या कितनी है, उस राज्य का अतीत क्या रहा है, मतलब वो हमारी पार्टी का समर्थक रहा है या दूसरी पार्टी का, या वो स्विंग स्टेट है यानी हर बार पाला बदल लेने वाला स्टेट है। उदाहरण के लिए हम 2020 की प्राइमरी की बात करते हैं और पार्टी लेते हैं डेमोक्रेट्स। चलिए सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य ले लेते हैं, कैलिफोर्निया। यहां डेमोक्रेट्स के कुल 415 प्लेज डेलीगेट्स थे। अब इस राज्य में करीब 58 लाख लोगों ने प्राइमरीज में वोट डाला। इसमें से 28% यानी लगभग 16 लाख वोट मिले जो बाइडेन को और 36% यानी करीब 20 लाख वोट मिले बर्नी सैंडर्स को। इसी अनुपात में दोनों को डेलीगेट्स असाइन हुए क्रमशः 172 और 225। ये 172 और 225 वाला फिगर कक्षा 5 की अनुपात वाली गणित के हिसाब से सही नहीं बैठेगा, कई अन्य नियमों और उससे ज्यादा एक्सेप्शंस के चलते। जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी में 15% से कम वोट पाने वाले को कोई डेलीगेट नहीं मिलता, 25% डेलीगेट्स पूरे राज्य की वोटिंग के आधार पर दिए जाते हैं और 75% डिस्ट्रिक्ट की वोटिंग के आधार पर। राज्य भर में मिले कुल वोटों को पॉपुलर वोट कहा जाता है। प्लेज डेलीगेट्स के बाद हम आते हैं सुपर डेलीगेट्स पर। डेमोक्रेटिक पार्टी वाले जहां इन्हें सुपर डेलीगेट्स कहते हैं, रिपब्लिकन वाले इन्हें अनप्लेज डेलीगेट्स कहते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये प्लेज नहीं होते। वीटो पावर आपने सुनी है, लगभग वैसी ही पावर होती है इनमें। वैसे भी जिनमें पावर होती है उनके साथ सुपर जुड़ ही जाता है, जैसे सुपरमैन। खैर, सुपर डेलीगेट्स की पावर तभी पिक्चर में आती है जब प्लेज डेलीगेट्स के माध्यम से किसी भी कैंडिडेट को बहुमत नहीं मिलता। रिपब्लिकन पार्टी में इनकी संख्या 168 होती है। 168 ही क्यों? हर राज्य और टेरिटरी से 3 अनप्लेज डेलीगेट्स, 2 राष्ट्रीय समिति के सदस्य और 1 राज्य पार्टी का अध्यक्ष। रही बात डेमोक्रेट्स की, तो उनके सुपर डेलीगेट्स में होते हैं सिटिंग गवर्नर्स, कांग्रेस मेंबर्स, पुराने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और कुछ एफिलिएटेड पार्टी के लीडर्स। एफिलिएटेड पार्टी बोले तो युवा मोर्चा टाइप पार्टियां। डेमोक्रेटिक में सुपर डेलीगेट्स की संख्या कुल डेलीगेट्स की 15% होती है। अब हम आ जाते हैं नेशनल कन्वेंशन में। इसमें क्या होता है? ये प्राइमरी का लास्ट स्टेप है। ये एक तरह का पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है, 3-4 दिन चलता है। जैसे 2020 के इलेक्शन में डेमोक्रेट्स का ये प्रोग्राम 17 से 20 अगस्त तक चला था और रिपब्लिकन्स का जो कन्वेंशन था वो 24 से 27 अगस्त तक हुआ था। नेशनल कन्वेंशन के 2 मुख्य उद्देश्य होते हैं, एक पार्टी के लिए प्रेसिडेंट कैंडिडेट चुनना और दूसरा प्रेसिडेंट कैंडिडेट द्वारा अपने रनिंग मेट का चुनाव करना। सबसे पहले बात पार्टी के लिए प्रेसिडेंट कैंडिडेट के चुनाव की।
कुछ दशक पहले तक नेशनल कन्वेंशन से पहले शायद ही किसी को पता होता था कि कौन फाइनली सिलेक्ट होगा। नेशनल कन्वेंशन के दौरान बाकायदा हॉर्स ट्रेडिंग मतलब खरीद फरोख्त चलती थी, स्मोकिंग रूम थे, सिगार पीते पीते कईयों के राजनीतिक करियर धुआं हो जाते थे। लेकिन अब प्रेसिडेंट कैंडिडेट जानने के लिए नेशनल कन्वेंशन का इंतजार नहीं करना पड़ता, और वो इसलिए कि अब इसकी मास्टर चाबी जनता के हाथ में है। प्राइमरी के चुनाव एक दिन में पूरे नहीं होते। अभी 2020 के प्रेसिडेंट इलेक्शंस की बात करें तो फरवरी में शुरू हुए प्राइमरीज अगस्त आते आते ही खत्म हो पाए हैं। जिस राज्य में प्राइमरीज चुनाव होते रहते हैं उस राज्य का रिजल्ट आता रहता है। तो नेशनल कन्वेंशन तो दूर, कई बार तो आधे राज्यों में प्राइमरी तक ढंग से नहीं हुए होते और पार्टी के प्रेसिडेंट कैंडिडेट का पता जनता को लग जाता है। ऐसी स्थिति में सुपर डेलीगेट्स तो छोड़िए, प्लेस डेलीगेट्स तक के वोटर्स की कोई वास्तविक वैल्यू नहीं रह जाती। क्रिकेट कमेंटेटर्स की भाषा में कहें तो नेशनल कन्वेंशन में पार्टी के लिए प्रेसिडेंट कैंडिडेट का चुनाव मात्र औपचारिकता रह गई है, जैसे 20 गेंदों में 2 रन बनाना 8 विकेट के रहते हुए। अब बात प्रेसिडेंट कैंडिडेट द्वारा अपने रनिंग मेट के चुनाव की। जब नवंबर में प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं तो बैलेट पेपर पर हर पार्टी के प्रेसिडेंट कैंडिडेट के नाम के बगल में ही उस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट का नाम भी लिखा होता है। कहने का मतलब ये कि अगर आपने एक पार्टी का प्रेसिडेंट कैंडिडेट चुना तो बाय डिफॉल्ट उसी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट भी चुनेंगे, यानी हर पार्टी से एक प्रेसिडेंट कैंडिडेट होगा और एक वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट, दोनों का रिजल्ट सेम। वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट का चुनाव पार्टी के प्रेसिडेंट कैंडिडेट द्वारा किया जाता है और वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट को ही प्रेसिडेंट कैंडिडेट का रनिंग मेट कहा जाता है। रनिंग मेट माने चुनावी हमसफर, और ये चुनाव भी किया जाता है नेशनल कन्वेंशन के दौरान। 2020 के डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट कैंडिडेट जो बाइडेन की रनिंग मेट ने भारत में खूब सुर्खियां बटोरी। क्यों? क्योंकि वो भारतीय मूल की हैं, नाम है उनका कमला हैरिस। प्रेसिडेंट और रनिंग मेट चुनने की औपचारिकता के अलावा नेशनल कन्वेंशन शक्ति प्रदर्शन का अड्डा भी होता है। प्रेसिडेंट इलेक्शन के शंखनाद के साथ ही शुरू हो जाते हैं पार्टी के कर्ता धर्ता, सलाहकार कमेटी के सदस्यों के भाषण। अब एक बड़ी कमाल की बात, हमारे देश में अगर चुनाव कई चरणों में होता भी है तो रिजल्ट एक साथ ही आता है, ताकि जो एक जगह का रिजल्ट है वो दूसरी जगह के चुनाव को प्रभावित ना कर पाए। यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्शन में इस चीज से निपटने के लिए पूरे देश में एक ही दिन चुनाव करवाया जाता है, लेकिन ये बात प्राइमरीज में ध्यान में नहीं रखी जाती है। एक इंटरेस्टिंग केस आपको बताते हैं आयोवा का। यहां सबसे पहले प्राइमरीज होती है। राज्य बहुत छोटा है, लेकिन चूंकि प्राइमरीज यहां सबसे पहले होती है इसलिए इसके रिजल्ट का असर भी बाकी राज्यों की प्राइमरीज पर पड़ता है। इतना कि 2008 के डेमोक्रेटिक पार्टी के आयोवा कॉकसेस से पहले हिलेरी क्लिंटन नेशनल पोल्स में बराक ओबामा से कहीं आगे चल रही थी, लेकिन ओबामा ने अपने आप को एक तरह से आयोवा में सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया था। यूं वो आयोवा जीते, उसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी जीते और फिर प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत गए। आयोवा न केवल यूएस के अन्य राज्यों से बहुत छोटा है, बल्कि आयोवा पूरे अमेरिका का प्रतिनिधित्व इसलिए भी नहीं करता क्योंकि यहाँ की डेमोग्राफी यानी कि जो लोग वहाँ रहते हैं उसमें ब्लैक्स का, पिछड़ों का बहुत कम प्रतिनिधित्व रहता है। इसलिए आयोवा में सबसे पहले प्राइमरीज होना हमेशा विवाद का विषय रहता है। तो फिर यूएस में सारे राज्यों की प्राइमरीज एक साथ क्यों नहीं हो जाती? इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि अगर पूरे देश में प्राइमरीज एक साथ हुई तो ज्यादा पैसे वाले, ज्यादा रसूख वाले जीत जाएंगे। तो फिर ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता कि ऐसे राज्य से प्राइमरी शुरू की जाएं जो देश का ज्यादा बेहतर प्रतिनिधित्व करता हो, या फिर हर बार राज्यों का सीक्वेंस बदलता रहे। इसलिए क्योंकि न्यू हैम्पशायर राज्य का ये अजीब सा कानून है कि वहां सबसे पहले प्राइमरी होंगे। अब ये आयोवा कहां से आया? आयोवा के साथ भी ऐसा ही कानून जुड़ा है कि जहां भी सबसे पहले प्राइमरी होंगे उससे पहले आयोवा में प्राइमरी होंगे, क्योंकि आयोवा बोलता है कि हमें कुछ ज्यादा समय लगता है काउंटिंग, रिजल्ट डिक्लेरेशन वगैरह में। जैसे प्राइमरी ना हुआ, इंडिया वाले एसएससी के एग्जाम हो गए। खैर, तो इस तरह सबसे पहले आयोवा में प्राइमरीज होते हैं, फिर न्यू हैम्पशायर में। आयोवा में कॉकसेस होते हैं और न्यू हैम्पशायर में प्राइमरी। यानी न्यू हैम्पशायर टाइमलाइन में पहला ऐसा राज्य है जहां प्राइमरीज प्राइमरी मेथड से या सरकारी मेथड से होती है। तो अब सवाल ये भी कि आयोवा और न्यू हैम्पशायर जैसे छोटे राज्यों के दबदबे को कैसे कम किया जाए। सवाल एक और भी है कि कैसे उन राज्यों के महत्व को बढ़ाया जाए जिनमें सबसे लास्ट में प्राइमरीज होनी है, क्योंकि उनकी बारी आने के पहले ही कई बार निर्णय हो चुका होता है। इन दोनों सवालों का उत्तर सुपर ट्यूसडे से दिया जाता है। 1984 में एकता में ही शक्ति है टाइप किसी कोट से प्रभावित होकर
यूएस के दक्षिणी राज्यों ने तय किया कि हम एक साथ अपनी प्राइमरीज करवाएंगे और ये होगा फरवरी या मार्च के किसी मंगलवार को। इस सुपर ट्यूसडे को एक ही दिन में कुल प्लेस्ड डेलीगेट्स में से 1/3 के लगभग असाइन हो जाते हैं। इसलिए जहां आयोवा देश का महत्व बढ़ा, वहीं सुपर ट्यूसडे काल का भी महत्व बढ़ गया और इसके बाद की प्राइमरीज ज्यादातर परिस्थितियों में मात्र औपचारिकता ही रह जाती है। वही जैसे 20 गेंदों में 2 रन बनाना 8 विकेट के रहते।